हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे गुणोत्तर माध्य के नाम से जाना जाता है। और यह टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप में पढ़ाया जाता है। गुणोत्तर माध्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में यह जाना था कि व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, खंडित श्रेणी में गुणोत्तर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है और सतत श्रेणी में किस प्रकार से गुणोत्तर माध्य निकाला जाता है। पर सामान्य रूप से इस चैप्टर से परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है वो चक्रवर्ती वृद्धि दर के रूप में पूछ सकते हैं, या ग्रोथ रेट किसी मशीन का घिसावट कितनी हुई है उसके बारे में पूछ सकते हैं, या अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट क्या रही हुई है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या सामूहिक गुणोत्तर माध्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम गुणोत्तर माध्य में से कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, गुणोत्तर माध्य का पहले हम समझते हैं विशिष्ट प्रयोग करने के लिए क्या होता है। सामान्य रूप से गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है एंटी लॉग सिग्मा लॉग x डिवाइडेड बाय n। अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटी लॉग सिग्मा लॉग x डिवाइडेड बाय n होता है। और खंडित और सतत श्रेणी है तो उसमें लगाते हैं एंटी लॉग सिग्मा लॉग x मल्टीप्लाई f डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ये गुणोत्तर माध्य का ये सूत्र हम व्यक्तिगत श्रेणी के लिए यूज करते हैं और ये हम खंडित व सतत श्रेणी के लिए करते हैं। अगर गुणोत्तर माध्य वेटेड गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन वेटेड है तो इसका फॉर्मूला लगेगा एंटी लॉग सिग्मा लॉग x मल्टीप्लाई w डिवाइडेड बाय सिग्मा w। ये है भारित गुणोत्तर माध्य। इसके अलावा देखिए, गुणोत्तर माध्य के विशिष्ट प्रयोग के रूप में जो सवाल पूछे जाते हैं गुणोत्तर माध्य के, तो वो देखिए उसमें वृद्धि दर निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है। वृद्धि दर गुणोत्तर माध्य की निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगता है एन आर ग्रोथ रेट, एन पी एन अपॉन पी जीरो माइनस वन, या इसको आप लिख सकते हैं आर ग्रोथ रेट, एंटी लॉग सिग्मा लॉग पी एन बटे पी जीरो, लॉग पी एन बटे पी जीरो डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ये सूत्र कहां से आया इसके बारे में हम बात करते हैं। ये अगर ग्रोथ रेट निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ग्रोथ रेट बराबर एंटी लॉग लॉग पी एन डिवाइडेड बाय पी जीरो डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ये पी जीरो आधार वर्ष और पी एन जो हो सकता है वर्तमान, जो भी आपसे पूछा गया। अब देखिए कैसे निकाला इसके बारे में हम बात करते हैं। ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला होता है दिस, यानी आर बराबर एन करने के अंदर पी एन बटे पी जीरो माइनस एक। दोनों तरफ लोग लेने पर लोग आर बराबर हो जाएगा लोग पी एन बटे पी जीरो रेज टू पावर वन बाई एन माइनस लोग वन। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लॉग आर बराबर एंटी लॉग वन बाई एन लॉग पी एन बटे पी जीरो माइनस एंटी लॉग लॉग वन। और हमेशा क्या होता है, एंटी लॉग गुणा लॉग बराबर क्या होता है एक। तो यहां देखिए इसका मान एक हो जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा एंटी लॉग लॉग पी एन बटे पी जीरो डिवाइडेड बाय एन माइनस ये एंटी लॉग लॉग का मान एक। तो ये फॉर्मूला हमको ग्रोथ रेट के लिए यूज करना है। जब भी आप तो याद रख लीजिए कि आपको ग्रोथ रेट निकालनी है तो आर बराबर एंटी लॉग
log Pn बटे P0 डिवाइडेड बाय n -1 फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला और यूज होता है। अगर आपको ग्रोथ रेट के बाद में कुछ पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, Pn बराबर P0 1 प्लस आर रेज टू पावर n। ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है। चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर रेज टू पावर समय। ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा। तो इसकी माध्यम से हम चक्रवर्ती ब्याज की गणना भी गुणोत्तर माध्य के माध्यम से कर सकते हैं और बहुत कम कैलकुलेशन करके भी उसको कर सकते हैं। तो गुणोत्तर माध्य के कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 40% घटता है, दूसरे वर्ष में 25% घटता है और अगले 3 वर्षों में 10% घटता है। तो मशीन के औसत ह्रास की दर निकालिए। क्या पूछ रहे हैं? एक मशीन का मूल्य पहले 40% गिरता है, फिर 25% गिरता है, फिर 10%, 10%, 10%। यानी प्रथम वर्ष ये है, सेकंड वर्ष में 25% गिरता है, थर्ड वर्ष में 10%, फोर्थ वर्ष में 30% और फिफ्थ वर्ष में। वापिस सुनिए, एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 40% कम हो जाता है, यानी गिरावट हो जाती है। दूसरे वर्ष में उसका 25% और मूल्य गिर जाता है। उसके बाद लगातार 3 वर्षों में 10% मूल्य गिरता है। तो मशीन का कुल औसत कितना परसेंट मूल्य गिरा, ये निकालना है। तो देखिए पहले वर्ष में 40% गिरता है तो मशीन रह गई 60 की। दूसरे वर्ष में 25% गिरता है तो मशीन रह जाएगी 75 की। तीसरे वर्ष में 10% गिरता है तो ये 90 रह जाएगी। चौथे वर्ष में 10% गिरता है तो 90 रह जाएगा और पांचवें वर्ष में 10% गिरता है तो 90 रह जाएगा। अब आपको करना है log x। अब log x के लिए देखिए दो संख्या है तो पूर्णांक 1, 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 दो संख्या है तो पूर्णांक 1। ये पहले आपको बताया हुआ है। अब देखिए log हम लोग्रामेट्स टेबल लेंगे जो कि आपको बताई हुई है कि log टेबल के माध्यम से देखेंगे। तो log 60 का 0 पर देखेंगे, 60 का 0 पर आएगा 7782। फिर 75 का 0 पर देखेंगे तो आएगा 8751 और 90 का देखेंगे तो 9542 9542 9542 9542 9542। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन इजिकल टू फॉर्मूला है एंटी लॉग सिग्मा log x डिवाइडेड बाय n। तो लेंगे एंटी लॉग सिग्मा log x। इस log x का टोटल चाहिए हमको। टोटल चाहिए तो आया 1.7782 प्लस 1.8751 प्लस 1.9542 प्लस 3 बार इसको जोड़ दिया तो ये आया 9.5159। 9.5159 तो यहां लिखेंगे 9.5159 डिवाइडेड बाय 5। तो आएगा एंटी लॉग, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.29402। 2.2940। अब देखिए हम एंटीलॉग देखेंगे 0.29 का 4 पर। एंटीलॉग टेबल दी हुई होती है, जैसा कि इसमें दे रखी है एंटीलॉग टेबल। तो एंटीलॉग टेबल देखेंगे और एंटीलॉग टेबल कहां देखेंगे? 0.29 की 4 पर देखेंगे। तो 0.29 का 4 पर हमको एंटीलॉग देखना पड़ेगा। तो 0.29 का
4 के नीचे है 1968, 1968, 1968। ये देखिए, इससे हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा लोग। अब इसको क्या करना है, एंटी लॉग का वैल्यू निकालेंगे। तो ये आएगा 0.9032, ये आया 9.5159 डिवाइडेड बाय 5, तो आया 2.9032, 1 पॉइंट। ओके, ये हमने थोड़ा सा, ये इसमें देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए ये जो है एंटी लॉग, यहां से ये गड़बड़ हो रहा है, इसको चेक करते हैं, तभी हम कंफ्यूज हो रहे थे। अभी देखिए एंटी लॉग 9.5159 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आया 1.90318। तो हम अब इसका देखिए 0.90 का 3 पे देखेंगे एंटीलॉग टेबल में देखेंगे 0.90 का 3 पर देखेंगे। तो 0.90 सेकंड वाले पेज पर है, 0.90 का 3 पर है 7998, 7998। और अंतर 2 का देखेंगे तो आएगा, 1 का अंतर देखेंगे तो आएगा 2, तो आया 8000। देखिए कैसे देखना है, एक बार आप समझिए एंटीलॉग कैसे देखना है। हम क्या करेंगे, 0.90 का 3 पे देखेंगे, इतना ही आ रहा है। तो 0.90 का 3 के नीचे देखा तो आया 7998, और 1 का अंतर आया 2, तो आया 8000। तो ये होगा 8000, एक संख्या इसलिए 2 के बाद पॉइंट, यानी अब मशीन का मूल्य 80% बचा। कितना परसेंट बचा? टोटल मशीन का मूल्य अभी 80% बचा। तो रास जो हुआ मशीन का मूल्य 100 में से 80% अभी बचा है, तो कितना, हर साल 20% मूल्य औसत रूप से मशीन का गिरा। एक बार 40% गिरा, एक बार 25% गिरा, बाकी 10% गिरा। तो उस मशीन का कुल मूल्य कितना हो गया? 20% मूल्य मशीन का कम हो गया। तो इस प्रकार से जो ये है औसत ह्रास दर है, वो गुणोत्तर माध्य के माध्यम से निकाली जा सकती है। गुणोत्तर माध्य जब भी आपको परीक्षा में आएगा, तो गुणोत्तर माध्य जब भी आपको दिया जाएगा तो साथ में आपको ज्योमेट्रिक मीन की टेबल जरूर दी जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 2001 में थी 10 लाख, 2011 में हो गई 12.19 लाख। यदि इसी दर से बढ़े, दो 2021 में क्या होगी? देखिए, सबसे पहले एक शहर की जनसंख्या 2001 में थी। देखिए 2001, इसको हमने P0 माना, 10 लाख थी। 2011 में ये हो गई 12.19 लाख। तो पहले ग्रोथ रेट निकालते हैं। ग्रोथ रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है R बराबर एंटी लॉग, log Pn बट्टे P0 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। यह फॉर्मूला है। तो हमने क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग 12.19 डिवाइडेड बाय 10, और ये कितने साल में बढ़ी? 10 साल में। क्योंकि 2001 से 2011 तक 10 साल में बढ़ी, तो ये लिखेंगे एंटी लॉग 1.219 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। यानी हमको क्या करना है, एंटी लॉग
ये एक संख्या इसलिए 0 लगेगा। 12 का 1 पर लोग देखना है, क्या करेंगे, पूर्णांक से 1 इसलिए आया 0। 12 का 1 पर पहले लोग देखना है, तो हम लोग टेबल देखेंगे। 12 का 1 के आगे देखेंगे, लोग टेबल में 12 का 1 के आगे 0828 और अंतर 9 का 32। क्या किया हमने, लोग देखा। लोग कैसे देखना है, हमको लोग देखने के लिए क्या करना है, 12 संख्या के आगे 1 के नीचे देखा तो आया 0828 और 9 का अंतर देखा तो 9 के नीचे देखा तो डिफरेंस में 32 आया, तो आया 0860। तो हमने लिखा 0860 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग देखना पड़ेगा। तो एंटी लॉग 0.0086 माइनस 1, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे 1 0 लग जाएगा। तो एंटी लॉग आपको देखना है, एंटी लॉग देखना है 00 का 8 पर, तो ये होगा R इजिकल टू 00 का 8 पर आपको एंटी लॉग देखना है। तो एंटी लॉग टेबल देखेंगे, 00 का 8 के नीचे देखेंगे तो आएगा 10। देखिए ये 00 है, 00 का 8 के नीचे देखेंगे तो यहां आ रहा है 8 के नीचे 1019 और अंतर 6 का देखते हैं, 00 पे 6 का अंतर देखते हैं तो आता है 1, तो है 1020। तो यह आया एंटी लॉग 1020 और यहां 0 है तो पॉइंट यहां लगेगा -1, तो आया 0.020 या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रोथ रेट के लिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा, ग्रोथ रेट आ जाएगी 0.020 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ग्रोथ रेट आ गई 2%। यानी पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है। देखिए एक शहर की जनसंख्या 2001 में 10 लाख थी, 2011 में 12.19 लाख हो गई। तो हमने 2000 की मान ली 10 लाख, 2011 की मान ली 12.19 लाख, तो हमने 12.19 डिवाइडेड बाई 10 किया और ये n का मान रखा 10, तो ये हो गया। देखिए 10 इससे डिवाइड किया तो 1.219 डिवाइडेड बाई 10। अब इसका लोग निकाला तो पूर्णांक 0, हमने 12 का 1 पर देखा और 9 का अंतर देखा तो यह है 10 का इसमें भाग दिया तो 0086। अब 0.00 का 8 पर देखा और 6 का अंतर देखा तो ये आया। अब ये पता चल गया कि ये जनसंख्या वृद्धि 2% की दर से, चक्रवृद्धि दर जो है 2% रही है 2001 से 2011 के बीच में। अब ये अगला क्वेश्चन पूछता है कि अगर इसी दर से, चक्रवृद्धि दर से बढ़ती जाए तो 2021 में जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए 2021 में जनसंख्या क्या होगी ये निकालना है। इसी रेट से अगर बढ़ रही है तो 2021 में जनसंख्या क्या होगी, तो ये देखिए Pn बराबर P0 1 प्लस R की पावर n, ये फॉर्मूला आपको बताया था चक्रवर्ती वृद्धि दर निकालने का। तो यह देखिए पहले थी 10 लाख, ग्रोथ रेट है 0.2% और ये 20 साल में होगी, क्योंकि देखिए 2001 और 2021 कुल मिलाकर 20 साल का अंतर है। तो 20 साल में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी इसका कैलकुलेशन करना है। तो ये Pn बराबर दिस, दोनों तरफ लोग ले, क्योंकि 1.02 ये है ना 1.02 को 20 बार गुणा करो या तो, और 20 बार गुणा करके करें या फिर दोनों तरफ लोग लेने पर, ये हो जाएगा log Pn बराबर log 10 और 1.02 की पावर 20, ये तो 10, ये 1.02 की पावर 20। तो ये हो जाएगा log Pn बराबर हो जाएगा log 10 प्लस 20 log 1.02। देखिए ये दो फॉर्मूले लगाए, log m गुणा n बराबर होता है log m प्लस log n,
और log m की पावर n होता है n log m। तो इसके हमने दो फॉर्मूले लगाए, एक फॉर्मूला मैंने ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, थोड़ा बाद में लगाता हूं। ये देखिए 20 क्या किया, ये m और ये n, तो log m और log n, तो log pn बराबर हो जाएगा log 10 प्लस 20 आगे आ जाएगा log 1.02। अब एंटी लॉग लें, देखिए तो ये हुआ log pn अभी रखा, log 10 का मान 10 का मान 1 0 0 0 0 क्योंकि log 10 का मान होता है 0 0 0 प्लस 20 पूर्णांश इसमें आएगा 0। अब हमको 10 का 2 पे देखना है, क्योंकि देखिए 102 है, 10 का 2 पे log देखना है, तो हम log 10 का 2 पर देखेंगे। लॉगरिथम्स टेबल में 10 का 2 पर log है 0086, तो आया 0086, ये 10 का log देख लिया। तो अभी आया log pn बराबर 1 प्लस 20 गुणा 0.0086 मल्टीप्लाई 20, दैट इज आया 0.172। तो ये आ गया log pn बराबर 1.172, इतना हमको आ गया। अब क्या करेंगे, तो ये हमारा आ गया log pn बराबर 1.172, दोनों तरफ एंटी लॉग लें, एंटी लॉग गुणा log pn बराबर हो जाएगा एंटी लॉग 1.172 क्लियर। तो देखिए एंटी लॉग और log का मान एक होता है, तो ये हो गया pn। अब हमको 1.172 का एंटी लॉग लेना है, तो 0.17 का 2 पे एंटी लॉग देखेंगे, एंटी लॉग टेबल निकालेंगे और 0.17 का 2 पर देखेंगे तो आएगा 2 पर देखेंगे तो 1486। 0.17 का 2 पर एंटी लॉग है 1486, और एक संख्या है पूर्णांश एक है, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। इसका मतलब है 2021 में पॉपुलेशन हो जानी है उस नगर की 14.86 लाख। यानी अब पॉपुलेशन है, पहले 10 लाख थी, 10 लाख से 12.19 लाख हुई, और 2021 में इसकी जनसंख्या हो जाएगी 14.86 लाख हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आपको फ्यूचर की ग्रोथ रेट पूछी जाए कि फ्यूचर में पॉपुलेशन क्या होगी, तो भी आप गुणोत्तर माध्य के माध्यम से निकाल सकते हैं। यही हम बता रहे थे कि गुणोत्तर माध्य के विशिष्ट प्रयोग होते हैं और गुणोत्तर माध्य से कई चीजें निकाल सकते हैं। तो इस चीज में हमने देखा, दो चीज देखी। पहली चीज देखी 2001 में जनसंख्या 10 लाख थी, वो 12.19 लाख हो गई, तो कितने परसेंट रेट से बढ़ी थी? 2% रेट से बढ़ी थी। पहले का उत्तर ये हुआ। और सेकंड इन्होंने पूछा कि 2021 तक इस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 14.86 लाख हो जाएगी। ये दोनों ही प्रकार के जो सवाल पूछे गए वो हमने इसमें कर लिए। अब देखिए इस प्रकार से और भी सवाल गुणोत्तर माध्य में पूछे जाते हैं। एक और बात करते हैं हम गुणोत्तर माध्य की। गुणोत्तर माध्य के सवाल को थोड़ा सा स्लो स्पीड से करना पड़ता है। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में पहले 5% की ग्रोथ आई, सेकेंड वर्ष में 7.5% की ग्रोथ आई, उसके बाद अगले वर्ष में 2.5% की ग्रोथ आई, फिर वापस 5% की ग्रोथ आई, और लास्ट में 10% की ग्रोथ आई। तो औसत ग्रोथ क्या होगी? मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं, एक फैक्ट्री नहीं, एक अर्थव्यवस्था की। एक अर्थव्यवस्था की जीडीपी पहले 5 साल में पंचवर्षीय योजना होती है। पहले साल 5% वृद्धि दर आई, उसके बाद 7.5% आई, उसके बाद 2.5% आई, उसके बाद 5% आई, और उसके बाद लास्ट ईयर में 10% ग्रोथ रेट आई। तो हमको ये देखना है कि पूरे पंचवर्षीय योजना काल में औसत ग्रोथ रेट इकोनॉमी की क्या रही है। तो देखिए पहले 5% बढ़ी तो 105, उसके बाद 7% बढ़ी तो 107.5, 2.5% बढ़ी तो
005, फिर 5% बढ़ी तो 105, फिर 10% बढ़ी तो 1110। ये हमने क्या किया, ग्रोथ देख ली। क्या आ रहा है, बाहर भी मान लीजिए पंचवर्षीय योजना में प्रथम साल में इकोनॉमी बढ़ी 5%, दूसरे साल में बढ़ी 7.5%, तीसरे साल में बढ़ी 2.5%, चौथे साल में बढ़ी 5%, पांचवें साल में बढ़ी 10%। तो उस 5 ईयर में औसत ग्रोथ रेट क्या रही, तो हमने देखी 5% बढ़ी तो 100 में 5 जोड़ दिया, 7.5 बढ़ी तो 100 में 7.5 जोड़ दिया, 2.5 बढ़ी तो 100 में 2.5 जोड़ दिया, इसी प्रकार से 5% बढ़ी तो 100 में 5 जोड़ दिया और ये 10 जोड़ दिया। अब देखिए हम करेंगे log x। ये 3 संख्या इसलिए पूर्णांक दो, ये 3 संख्या देखिए पॉइंट से पहले 1 2 3 संख्या इसलिए पूर्णांक दो, पॉइंट से पहले 3 संख्या इसलिए पूर्णांक दो, पूर्णांक सब में पूर्णांक दो। अब लोग्रामेंट्स देखेंगे तो देखिए पहले देखेंगे 10 का 5 पर लोग देखेंगे, तो लोग 10 का 5 पर है 0 2 1 2, 0 2 1 2, और यहां पे भी 10 का 5 पे देखना है तो 0 2 1 2 लिख देते हैं। अब 10 का 7 पे देखना है, 10 का 7 पे देखेंगे तो 0 2 9 4। 10 का 7 पे देखा और 5 का अंतर, 5 का अंतर 0 2 9 4 का 5 का अंतर है, 5 का अंतर है 20। क्या करना है, 107.5 है तो 10 का हमने 7 पे देखा तो आया, 10 का 7 के नीचे देखा तो 0.0294 आया और 5 का डिफरेंस 20 आया, तो जोड़ेंगे 4 1 3 0, तो यहां लिखेंगे 0314। ये 10 का 2 पर देखेंगे तो ये हमने 10 का 2 पर देखा तो आया 0086। 10 का 2 पे देखा और 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस देखा तो आया 21, तो आएगा 7010, तो 0107। और ये 11 का 0 पर देखेंगे तो आएगा 0414। ये हमने लोग्रामेंट्स देख लिया। अब लोग्रामेंट्स देखने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे ग्रोथ रेट निकालने के लिए। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लोग सिग्मा लोग एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो एंटी लोग, ये इसका टोटल निकालना पड़ेगा अपने को, तो है 2.0212 2 टाइम्स है, 2.0314 1 टाइम्स है, 2.0107 1 टाइम्स है और 2.0414 1 टाइम्स है। तो ये हुआ 10.1259, 10.1259। ये हमने जोड़ लगाया 10.1259। ये है सिग्मा लोग एक्स। 5 है 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू 5, सो डिवाइडेड बाय 5, सो हो जाएगा एंटी लोग, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.0251। अब देखिए एंटी लोग देखना है, किसका एंटी लोग देखना है, 02 का 5 पे देखना है। तो एंटी लोग देखेंगे 02 का 5 पे एंटी लोग देखेंगे, तो एंटी लोग टेबल निकालेंगे। 02 का 5 के नीचे देखा तो आया 1059 और डिफरेंस 1 में है 0, तो आएगा 1059। देखिए हमने क्या किया, एंटीलॉग देखा, तो एंटीलॉग कैसे देखना है, 02 का 5 पे देखा और यहाँ 8 था तो इसको 2 भी रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम, अब उसमें भी 0 ही आ रहा है। तो हमने क्या करना है, 02 का 5 के नीचे देखा तो आया 1059 और यहाँ 8 था तो 8 का मान लीजिए मैंने इसकी वजह से इसको 2 बना लिया, तो 2 के नीचे देखा तो क्या आया 0, तो टोटल आया 1059। ये 1059 और 2 है इसलिए 3 के बाद पॉइंट लगेगा, संख्या पूर्णांक 2 है तो पॉइंट 3 के बाद लगेगा,
तो ये आएगा 5.9% ग्रोथ। एवरेज ग्रोथ कितनी आई? 5.9%। देखिए यहाँ 5% बढ़ी, यहाँ 7.5% बढ़ी, यहाँ 10% बढ़ी, यहाँ 5% बढ़ी, यहाँ 2.5% बढ़ी। तो एवरेज ग्रोथ रेट जो आई वो आई 5.9%। इस प्रकार से अगर इकोनॉमी की ग्रोथ रेट निकालनी हो तो भी गुणोत्तर माध्य का ही प्रयोग किया जाता है और गुणोत्तर माध्य के प्रयोग से इकोनॉमी की ग्रोथ रेट निकाली जाती है। इसी प्रकार से देखिए गुणोत्तर माध्य का और भी तरीका है, क्वेश्चन और भी तरीके से गुणोत्तर माध्य से पूछे जा सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक नगर की जनसंख्या 2011 में 30 करोड़ थी। किसी देश की जनसंख्या 2011 में 30 करोड़ थी, या मान लीजिए नगर की करोड़ बहुत ज्यादा है, लैक्स। एक नगर की जनसंख्या 2011 में 30 लैक्स थी और 2021 में 52 लैक्स हो गई। 2021 में 52 लैक्स हो गई। बड़ा नगर है, वहां पर पॉपुलेशन माइग्रेट होकर आ रही है, तो 30 लाख से पॉपुलेशन हो गई 52 लैक्स। तो कितने परसेंट की ग्रोथ रेट इसमें रही है, क्या पूछा जा रहा है? एक नगर है जिसकी जनसंख्या 2011 में थी 30 लैक्स, वो 2021 में हो गई 52 लैक्स। तो ग्रोथ रेट निकालनी है, तो ग्रोथ रेट आर बराबर होती है एंटी log Pn बटे P0 डिवाइडेड बाई n-1। ये फॉर्मूला है। ये 10 इयर्स का है, तो n हो गया 10 इयर्स, तो हो जाएगा एंटी log 52/30 डिवाइडेड बाई 10-1। सो एंटी log 52 डिवाइडेड बाई 30 क्या आया? 1.733। तो ये आएगा log 1.733 डिवाइडेड बाई 10-1। अब लोग देखेंगे तो एंटी log, यहां देखिए एक संख्या इसलिए पूर्णांक 0। हम लोग देखेंगे 17 का 3 पे देखेंगे, डिफरेंस भी 3 का देखेंगे, लॉगरामेंट्स देखेंगे। जैसा कि आपको पता है log किस प्रकार से देखा जाता है। तो देखिए log 17 का 3 पे हमको देखना है, तो ये 17 का 3 पर log है 2380 और डिफरेंस भी 3 का देखना है, तो 17 का 3 पे डिफरेंस है 8, तो आएगा 2388 डिफरेंस डिवाइडेड बाई 10-1। तो ये हो जाएगा एंटी log 0.023, इसका 8 का हम 9 लिख देते हैं, -1, क्योंकि 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो ये 0 पर आ गया, तो 2388 है, तो 88 का 8 ये 9 कर दिया। अब हमको एंटी log देखना है 0.02 का 3 पे। 0.02 का 3 पे एंटी log आ गया 1054। 0.02 का 10 पर देखा 52, 1.733, ठीक है। तो 1.73 log हमने देखा 17 का 3 पर, 17 का 3 पर देखा तो आया 2380 और डिफरेंस 8, ठीक है। अब देखिए 0.02 का एंटी log देखा और 3 पर देखा तो आया 1054 और डिफरेंस 9 का देखा 0.02 का 9 पे डिफरेंस 2, डिफरेंस आया 2 का, तो आया 1056, तो आया 1056, यहां 0 इसलिए एक के बाद पॉइंट -1, दैट इज 0.056 या 5.6%। तो क्या ग्रोथ रेट रही है? ग्रोथ रेट रही है 5.6%, यानी प्रतिवर्ष जनसंख्या 5.6% की दर से बढ़ रही। तो देखिए 10 साल में लगभग ये 90%, 80% के आसपास पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि 5.6% की दर से पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्लियर?
अब देखिए किसी नगर की जनसंख्या, एक और देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ती, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में भी 5% बढ़ती है, तीसरे वर्ष में भी 5% बढ़ती है, चौथे वर्ष में ये 15% बढ़ती है, पांचवें वर्ष में 15% बढ़ती है और छठे वर्ष में ये 25% बढ़ती है। तो ग्रोथ रेट क्या होगी? क्या है? जनसंख्या वृद्धि 3 बार 5% रहती है, 2 बार 15% रहती है, 1 बार 25%। तो देखिए करेंगे, 5% बढ़ती है तो 105, 105, 105, 115, 115, 125, ये ग्रोथ रेट हमने बता दी जनसंख्या की। log x 2 पॉइंट, तीन संख्या से ले दो, तीन संख्या से ले दो, तीन संख्या से ले दो, तीन संख्या पूर्णांक दो, तीन संख्या पूर्णांक दो, तीन संख्या पूर्णांक दो। अब लोग देखेंगे तो पहला 10 का 5 पे देखेंगे, यानी लोग 10 को 5 पे देखेंगे। तो लोग 10 का 5 पर है 0 2 1 2, 0 2 1 2, 0 2 1 2। अब 11 का 5 पे देखेंगे 0607, 0607, 0607 और 12 का 5 पे देखेंगे तो है 0969, 0969। अब क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो देखिए 2.0212 3 टाइम्स है, 2.0607 2 टाइम्स है और 2.0969 ये 1 टाइम्स है। तो यह 12.2819, 12.2819 ये आया सिग्मा log x। तो ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी log सिग्मा log x डिवाइडेड बाय n। तो ये हो जाएगा एंटी log 12.2819, नंबर ऑफ होगा 5 क्योंकि n 1 2 3 4 5 6 है, 6 दैट इज 6, n इज इक्वल टू 6। तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया एंटी log 2.0469। तो एंटी log देखना है, 0.04 का 6 पे देखेंगे, 9 का अंतर देखेंगे एंटी log में। तो देखिए 0.04 का 6 पर एंटी log देखते हैं, 0.04 का 6 के नीचे अगर आप देखेंगे तो आएगा 1112 और 9 का डिफरेंस देखेंगे 0.04 पे तो आएगा 2, तो आएगा 1114। क्लियर? तो ये आया 1114, ये ज्योमेट्रिक मीन। दो संख्या है, पूर्णांक 2 है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो यानी 111.4% हो गई या 11.4% ग्रोथ। यानी अब 111.4 हो गया, तो यानी ग्रोथ रेट कितनी रही है? 11.4% ग्रोथ रेट रही है। इस प्रकार से हम एक फैक्ट्री में पहले 5% ग्रोथ हुई, फिर 5% हुई, फिर थर्ड ईयर में 5% हुई, फिर 15%, फिर 15%, 20%। तो 6 साल में एवरेज ग्रोथ रेट अगर हम निकालें तो एवरेज ग्रोथ रेट रही है 11.4% ग्रोथ रेट इस फैक्ट्री की रही है। क्लियर? अब देखिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर निकल।
ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी मान लीजिए धन है 100 रुपए, तो 4 वर्ष बाद 200 हो जाता है, और वर्ष कितने लगते हैं? 4 वर्ष लगते हैं। तो हमको ग्रोथ रेट निकालनी है, तो ग्रोथ रेट आर बराबर होती है एंटी log पीएन बटे P0 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाना है। तो आएगा आर बराबर एंटी log 200 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, तो आएगा एंटी log 2/4 माइनस 1, एंटी log 2 का मान 0.3010 डिवाइडेड बाई 4, तो हम 3010 में 4 से डिवाइड करेंगे, 0.07525, तो यह आ जाएगा एंटी log 0.0752 माइनस 1, यानी हमको एंटी log देखना है 0.07 का 5 पे एंटी log देखना है और 2 का अंतर देखना है। तो एंटी log देखेंगे 0.07 का 5 के नीचे देखेंगे, तो आया 1189। क्या करना है? हमने 0.07 का 5 के नीचे देखा एंटी log, तो आया 1189, और ये डिफरेंस जो देखना है वो 2 का देखना है, अलग डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस देखेंगे वापस 0.7 के नीचे डिफरेंस आ रहा है 1, तो ये आया डिफरेंस 1, तो यहां जोड़ेंगे तो 1190, तो यहां आएगा 1190, और ये 0 इसलिए एक के बाद पॉइंट माइनस 1, तो बचा 0.190 या 19%। यानी अगर 19% की दर से अगर ग्रोथ रेट होती है तो कोई धन कितने वर्ष में दुगना हो जाता है? 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। वृद्धि दर क्या आई? ये चक्रवृद्धि वृद्धि दर है। ब्याज दर जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर आई 19% आई, कि अगर एक धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है तो उसकी ग्रोथ रेट आई 19%। इस प्रकार से ग्रोथ रेट इसमें निकाली जाती है। इसके अलावा देखिए गुणोत्तर माध्यम में और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए चर मूल्य जो है 8, 25, 17, 30, चर मूल्य दे रखे 8, 25, 17, 30, इनका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। वो ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 15.3। अब इनमें 3 के बाहर दे रखे 5, इसका 3, इसका 4, ये नहीं पता, तो ये बोल रहा है कि चौथे का बाहर निकालो। वापिस सुनिए, 4 चर मूल्य है जिनके मान है 8, 25, 17 एंड 30, और इनके वेट दे रखे हैं 5, 3, 4, और चौथे का नहीं दे रखा है, पर सबका वेटेड ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 15.3। तो ये बोल रहा है कि चौथे का भार निकालिए। तो हमने क्या करना है? ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है सिग्मा log x गुणा w डिवाइडेड बाई सिग्मा w, ये फॉर्मूला हमने बताया था। तो सबसे पहले log x निकालेंगे। 8 एक संख्या के लिए 0, ये संख्या 2 है 1 और 2, तो पूर्णांक 1 1 और 2 तो पूर्णांक 1 1 और 2 तो पूर्णांक 1। log x पहले log देखेंगे 80 का 0 पर, तो आया 9031। अब 25 का 0 पर देखेंगे log, 25 का 0 पर 3979। फिर 17 का 0 पर देखेंगे 2304। फिर 30 का 0 पर देखेंगे 4771। अब अपने को क्या करना है? log x गुणा w का मल्टीप्लाई करना है। तो log x को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई
0.9031, पहला हो गया 4.5155, 3 मल्टीप्लाई 1.3979, तो ये आपका हो गया 4.1937। थर्ड हो गया 4 मल्टीप्लाई 1.2304, तो ये आपका हो गया 4.9216, 4.9216, और ये होगा 1.4771W। इसका टोटल निकालेंगे, टोटल आएगा 13.6308, 13.6308 प्लस 1.4771W। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, वेटेड फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा log वेटेड ज्योमेट्रिक मीन बराबर सिग्मा log x गुणा w डिवाइडेड बाय सिग्मा w। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का log निकालेंगे, तो यहां ये हो जाएगा, ये अपने को मान दे रखा है log 15.3, दैट इज 13.6308 प्लस 1.4771W डिवाइडेड बाय 12 प्लस W। देखिए ये थोड़ा सा आपको यहां समझना पड़ेगा, यूं आपको कंफ्यूज हो जाएगा, मैं वापस आपको करके बता। फॉर्मूला होता है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटी लॉग सिग्मा log x गुणा w डिवाइडेड बाय सिग्मा w। ये 15.3 दे रखा है, ये एंटी लॉग, ये मान आ गया अपना 13.6308 प्लस 1.4771W डिवाइडेड बाय 12 प्लस W। अब देखिए इस एंटी लॉग को हटाने के लिए इसका दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आएगा log 15.3 बराबर log गुणा एंटी लॉग 13.6308 प्लस 1.4771W डिवाइडेड बाई W। तो ये इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो अब अपने को 15 का 3 पे log देखना है, तो दो संख्या इसलिए पूर्णांक 1 log देखेंगे 15 का 3 पर, तो log हमको देखना है 15 का 3 पर, तो आया 1847 बराबर हो गया, log और एंटी log मिलाकर 1 हो गया, तो आया 13.6308 प्लस 1.4771W अपॉन 12 प्लस W। डायरेक्ट करेंगे 1.1847 गुणा 12 प्लस W दैट इज 13.6308 प्लस 1.4771W। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1847 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 14.2164 प्लस 1.1847 दैट इज 13.6308 प्लस 1.4771W। क्या करेंगे 14.2164 में से घटा देंगे 13.6308, यहां बचेगा 1.4771W माइनस 1.1847W। तो इसमें से घटाते हैं 13.6308, तो ये आएगा 0.5856 और उधर आएगा
0.4771 minus 0.1847 that is 0.29224 W. So the W is equal to 0.5856 divided 0.2924 that is approximately 2. 29 2 58 तो लगभग 2 के आसपास आएगा। तो यहां ये जो वेट है ये वेट आएगा 2। इस प्रकार से अगर मिसिंग वेट निकालना है तो भी गुणोत्तर माध्य के माध्यम से मिसिंग वेट का कैलकुलेशन किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए कंबाइंड मीन में से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। कंबाइंड मीन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो देखिए कैसे करना है। 6 पदों का गुणोत्तर माध्य दे रखा है। 6 पदों का गुणोत्तर माध्य दे रखा है 75। यदि 4 पदों का ज्योमेट्रिक मीन 25 हो तो शेष 2 पदों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? क्या दे रखा है? दे रखा है 6 पदों का ज्योमेट्रिक मीन है 75। उनमें से 4 पदों का ज्योमेट्रिक मीन अगर 25 दे रखा है तो रिमेनिंग 2 पदों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन 1 से लेके 2 इसका फॉर्मूला होता है एंटीलोग n1 ज्योमेट्रिक मीन log ज्योमेट्रिक मीन 1 प्लस n2 log ज्योमेट्रिक मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटीलोग n1 log ज्योमेट्रिक मीन 1 प्लस n2 log ज्योमेट्रिक मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब ये कंबाइंड मीन दे रखा है 75। एंटीलोग n1 का मान 4 और log 25 प्लस 2 log ज्योमेट्रिक मीन 2 नहीं पता डिवाइडेड बाय 6। ये करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? इधर लोग ले लेते हैं तो एंटीलोग गायब हो जाएगा। तो log 75 बराबर log गुणा एंटीलोग, दोनों तरफ log ले लिया। 4 गुणा 0.25 का देखेंगे 0 पर, log 25 का 0 पर देखेंगे। log 25 का 0 पर 397 प्लस 2 log ज्योमेट्रिक मीन 2 डिवाइडेड बाय 6। ऐसा कैसा रहेगा? ये मिट गया, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 पॉइंट। log 75 का 0 पर देखेंगे 8751 और ये बचा कितना? 4 को 0.3979 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 0.3979 तो आया 1.5916 प्लस 2 log ज्योमेट्रिक मीन 2 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां करेंगे 1.8751 गुणा 6 बराबर 1.5916 प्लस 2 log ज्योमेट्रिक मीन 2। तो आया 1.8751 मल्टीप्लाई 6 तो आया 11.2506। 11.2506 माइनस 1.5916 बराबर आएगा 2 ज्योमेट्रिक मीन log ज्योमेट्रिक मीन 2। तो इसमें से आप घटाएंगे 1.5916 तो ये आपका आएगा 9659। 9.659
इक्वल टू 2 ज्योमेट्रिक मीन लॉग ज्योमेट्रिक मीन। क्या किया हमने ये किया कि log 75 का ये मान निकालिए 1.8751, log और एंटी लॉग मिलाकर 1 हो गया, तो ये आया दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब ये इससे 6 से गुणा हो गया, ये इससे घट गया, तो log ज्योमेट्रिक मीन 2 आया। log ज्योमेट्रिक मीन 2 दैट इज 9.659 डिवाइडेड बाय 2, तो log ज्योमेट्रिक मीन 2 बराबर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.8295। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग निकाल लेंगे। तो जब दोनों तरफ एंटी लॉग निकालेंगे तो क्या आएगा, अभी पता चल जाएगा अपने को। या फिर हम इसको ये वाला कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। देखिए यहां 1 आएगा, 25 का 1, ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं तभी हमारा आंसर सही आएगा, क्योंकि कुछ मुझे भी लग रहा था कि ये 4 है तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। अभी देखिए, तो यहां देखिए, यहां से हम वापिस करते हैं इसको, तो देखिए ये log 75, ओहो log 75 का मान तो अपने को चाहिए था, वो आया था 1.8751, 1.8751। log एंटी log का मान 1 हो गया, 4 गुणा 1.3979, ये आपका हो गया 5.5916, 5.5916 प्लस 2 log ज्योमेट्रिक मीन 2 डिवाइडेड बाय 6। सो 1.8751 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये घटेगा 5.5916 और ये बच जाएगा 2 log ज्योमेट्रिक मीन 2। तो 1.8751 मल्टीप्लाई 6, ये आपका हो गया 11.2506, 11.2506 माइनस 5.5916, माइनस 5.5916 बराबर हुआ 2 log ज्योमेट्रिक मीन 2। तो ये हुआ 2 log ज्योमेट्रिक मीन 2 बराबर बचा 5.659, तो log ज्योमेट्रिक मीन 2 बचा 5.659 डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 2.8295, तो log ज्योमेट्रिक मीन 2 बराबर हुआ 2.8295। अब हमको 82 का 95 पे देखना है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 0.82 का एंटी लॉग देखेंगे। क्या किया, ये हमने इसका लॉग निकाला, एंटी लॉग और लॉग 1 हो गए, 4 का इससे मल्टीप्लाई किया, 2 log ज्योमेट्रिक मीन 2 हो गया, और डिवाइडेड बाय 6 था, ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो गया और इसे घटा दिया तो ये आया, तो 2 log दिस हो गया। तो अब अपने को 0.82 का 95 पे ज्योमेट्रिक मीन देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0.82 का एंटी लॉग देखेंगे। क्यों देखेंगे एंटी लॉग, इसका कारण समझिए। हम यहां लेते हैं एंटी लॉग, तो आएगा एंटी लॉग गुणा log ज्योमेट्रिक मीन 2 बराबर आएगा एंटी लॉग 2.8295। तो ये एंटी लॉग और लॉग मिलकर ज्योमेट्रिक मीन 2 बन जाएगा। अब 0.28 का 9 पर एंटी लॉग देखेंगे। 0.82 का 9 पर आया 6745, 0.82 का 9 पर 6745, और डिफरेंस है 5 का, तो 0.82 में 5 का डिफरेंस है 10, तो आया 6755, और 2 है तो 3 के बाद लगेगा, तो ये आएगा ज्योमेट्रिक मीन 2 बराबर 675.5। ये दूसरे का ज्योमेट्रिक मीन आएगा 675.5, लगभग 675 आएगा। तो इस प्रकार से अगर कंबाइंड दे रखा और आपसे कोई एक पूछ लिया जाए तो भी आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन की।
इसी प्रकार से कई बार वेटेड इंडेक्स ज्योमेट्रिक मीन भी पूछ लिया जाता है। तो केवल एक बात और हम कर लेते हैं, भारित गुणोत्तर माध्य, उसमें अलग से कुछ नहीं है, सिंपल है, भारित गुणोत्तर माध्य। मान लीजिए पद मूल्य है वो दे रखे हैं आपको, जैसे फूड पर जो खर्च किया जाता है 125 किया जाता है, उसके बाद फूड के बाद में कपड़ों पर जो खर्च किया जाता है, क्लोथ पर जो खर्च किया जाता है वो किया जाता है 133। इसके बाद ईंधन पर जो खर्च होता है 141, भोजन लिख देता हूं नहीं तो लिखेंगे कुछ इंग्लिश में। इसके अलावा रेंट 173 और अन्य मदों पर जो खर्च किया जाता है वो किया जाता है 182। खाने पर 125 है, 133 है, फिर 141 है, 173 है, 182 है। और भार दे रखे हैं, W दे रखा है 75413, ये x है, तो आपको log x निकालना है, फिर log x गुना W करना है। तो देखिए 3 संख्या इसलिए पूर्णांक 2, 3 संख्या इसलिए पूर्णांक 2, 3 संख्या इसलिए पूर्णांक 2, यहां पे भी 3 संख्या पूर्णांक 2, 3 संख्या पूर्णांक 2। अब अपने को लोग देखना है, पहले लोग देखेंगे 12 का 5 पे, पहले लोग किसका देखेंगे 12 का 5 पे देखेंगे, लोग्रामेट्स टेबल देखनी है। 12 का 5 के नीचे 0969, फिर 13 का 3 पे देखना है, 13 का 3 पे 1299, फिर 14 का 1 पर देखना है तो आएगा 1492, फिर 17 का 3 पे देखना है 2380, फिर 18 का 2 पे देखना है 2601। इस प्रकार से आप पहले लोग्रामेट्स देख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, log x गुना w, तो आएगा 2.0969 मल्टीप्लाई 7, तो आ गया 14.6783। इस प्रकार से निकाल लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2.1299, ये आपका होगा 10.6494, 10.6494 सॉरी। फिर 4 मल्टीप्लाई 2.1492, तो ये आपका हो जाएगा 8.5968, 8.5968। फिर 2.2380, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.2380। फिर 3 मल्टीप्लाई 2.2601, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.7803। इसका टोटल चाहिएगा हमको, टोटल आया 42.9429। ज्योमेट्रिक मीन वेटेड बराबर एंटी लॉग सिग्मा लॉग x गुना w डिवाइडेड, वैसे सिंपल ही है वैसा का वैसा ही, एंटी लॉग 42.9429 डिवाइडेड 12 और 8 20, तो इसमें आप 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एंटी लॉग आया 2.1471। अब आपको एंटी लॉग देखना है लास्ट, 0.14 का 7 पर एंटी लॉग देखना है। क्या करना है, 0.14 का आप 7 पर एंटी लॉग देखेंगे, तो 0.14 का 7 के नीचे लिखा हुआ है 1403 और 1 है 0, 1403 और 0 1403, तो आएगा 1403 और 2 है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा। इसका मतलब जो वेटेड इंडेक्स नंबर है वो उसका मान आएगा 100, ज्योमेट्रिक मीन वेटेड 140.3।
3। इस प्रकार से ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता था कि 140 बीचों बीच आ रहा है लगभग। इस प्रकार से गुणोत्तर माध्य के विशिष्ट प्रयोग में हम चक्रवर्ती वृद्धि दर ज्ञात कर सकते हैं और मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज की भी गणना की जा सकती है। पंचवर्षीय योजना में औसत वृद्धि दर की गणना की जा सकती है। कोई वेट नहीं दिया हुआ हो तो उस वेट को किस प्रकार से निकालना है, ये सारी चीजें गुणोत्तर माध्य के विशिष्ट प्रयोग के अंतर्गत आती है। मैं समझता हूं इस वीडियो से आप काफी कुछ तक समझ पाए होंगे कि गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। गुणोत्तर माध्य को हल करने से पहले आप लोग्रामेंट्स किस प्रकार से देखते हैं और एंटी लोग्रामेंट्स किस प्रकार से देखते हैं, एक बार उसका अच्छे से अध्ययन कर लें। उसके बाद ये सवाल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।